कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। इतने दिनों बाद वापसी कर रही हूँ, थोड़ी सी बिजी थी। चलिए जल्दी से जान लेते हैं अगले भाग में क्या हुआ है। कट होने के बाद विराज मुस्कुराया और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे जिया से मिलना था और उसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उसने ड्राइवर का वेट तक नहीं किया और खुद ही कार ड्राइव घर की तरफ निकल गया। चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बहुत ही सुकूनदायक थी। उसकी मोहब्बत उसके पास थी। उसका बिजनेस उसने पा लिया था। उसे अपने परिवार को सेव करना था। विराज बहुत जल्दी ही घर पहुंच गया। घर पर इस वक्त कोई भी नहीं था। सरिता जी अभी भी ऑफिस में थी और मोनिका और कार्तिक अपने मॉल के लिए निकल चुके थे। चाचा चाची जेल के चक्कर काट रहे थे और चाची बेल कराने में लगी हुई थी। विराज जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने रूम में आता है। जिया भी नहाकर रेडी हो गई थी। उसका फीवर ठीक था। उसने ग्रीन कलर का सिंपल सा सूट पहना था। उसके बाल जो कमर के तक आते थे बहुत ही खुले, बहुत ही प्यारे लगते थे। मांग में सिंदूर भरा था और प्यारी लग रही थी। असल में साहिल और उसकी मॉम थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। सरिता जी ने उन्हें ऑफिस किसी काम से बुला लिया। शायद वो अपने बेटे और बहू को वक्त देना चाहती थी। जिया सोफे पर बैठी बुक पढ़ रही थी। कुछ महीनों में उसके एग्ज़ाम हैं तो उसे अपनी पढ़ाई करनी होगी। वो साथ में अपनी पढ़ाई पर ध्यान ज़रूर देगी। विराज अंदर आया। वो इतनी जल्दी आया कि उसका पैर ज़ोर से टेबल पर लग गया। उसकी आवाज़ से जिया का ध्यान उसकी तरफ गया। विराज ने बहुत जल्दी से जाकर उसे खड़ा किया और एकदम से जिया ने जब वो सिर उठाकर उसे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। जिया बस हल्का मुस्कुरा दी, लेकिन इससे पहले वो कुछ विराज ने एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ये बहुत ही सडन हुआ। वो समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या। असल में विराज अपनी भावनाएं उसके साथ बांटना चाहता था। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि जिया को पता ही नहीं था कि क्या रिस्पॉन्स करना है। वो एकदम से घबराई नहीं, क्योंकि ये पहले भी उस दिन हुआ था। लेकिन इस बार विराज की किस थोड़ी अलग थी। उस दिन वो बहुत ही वाइल्ड किस कर रहा था, लेकिन आज वो सॉफ्ट था। जिया का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछली बार जब उसने किस की थी तो उससे होठों में दर्द हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही सॉफ्ट था। वो शांति से खड़ी थी और विराज धीरे धीरे मधोशी की ओर जा रहा था। वो जिया के साथ अपने हर दुख सुख को बांटेगा। ये उसकी मोहब्बत है। उसकी तड़प बढ़ती ही जा रही थी। वो उसे पाना चाहता हो जैसे, पर ज़बरदस्ती नहीं। जिया अभी बहुत छोटी है, लेकिन किस तो वो कर सकता है ना। वो उसकी मोहब्बत है। उसने उसे गले लगा लिया। जिया को पता ही नहीं था कि उसे क्यों इतना अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। ये सब बहुत ही नया था। उसे पता ही नहीं था उसे कैसा महसूस होना चाहिए। वो विराज को रोकने की कोशिश नहीं करती। दोनों पति पत्नी हैं और विराज का छूना गलत नहीं लगता था उसे। उसे अच्छी भावना महसूस होती थी और कहीं न कहीं वो जानती थी विराज की आंखों में उसके लिए कितना प्यार था, शायद बेपनाह मोहब्बत। उसने आंखें बंद की और उसके गले में अपनी बाहें लपेट ली। वो दोनों काफ़ी करीब थे। विराज उसे किस करते हुए बेड की तरफ ले गया। आराम से अच्छे से उसे लेटाता है और फिर से अपनी किस में आगे बढ़ जाता है। जिया को जब सांस नहीं आई तो विराज को उसे छोड़ना पड़ा। वो उसके गले पर हल्के से किस कर रहा था। जिया सब महसूस कर रही थी। उसकी सांसें जैसे बढ़ सी गई। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा और शोर करने लगा। उसने बेड की चादर को कसकर पकड़ा, जैसे अभी सब कुछ हो जाएगा। उसने अपनी आंखों को जोर से बंद भी कर लिया। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ भी निकली। उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया, क्योंकि वो आवाज़ करना नहीं चाहती थी। उसकी उस आवाज़ ने विराज को समझाया कि वो कितना आगे बढ़ गया। उसे खुद को रोकना होगा। ये गलत है, अभी नहीं। उसे खुद को शांत करना होगा। उसने अपना चेहरा उसके पास ही छुपा सा लिया और धीमी-धीमी सांसें जिया के गले को छूने लगी। काफ़ी देर तक वो खुद को ऐसे शांत करता है। जिया को नहीं पता था कि क्या करना है। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश भी नहीं की। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। विराज जब पूरी तरह खुद को शांत कर लेता है तो अपना सिर टिकाकर उस लड़की को देखता है, जो गहरी-गहरी सांसें ले रही थी, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके गाल बिल्कुल लाल थे। विराज मुस्कुरा उठा। उसने आगे बढ़कर उसके गालों को हल्का सा चूमकर कहा, मुझे भूख लगी है। उसे यूं शर्माता देखकर कहता है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिया ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर देखा तो विराज मुस्कुरा रहा था। जिया को और भी ज़्यादा शर्म आ गई। उसने करवट ली और चुपचाप से लेट गई। विराज ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया और कहा, मुझे इस तरह देखकर क्यों शर्माती हो? इस तरह मत शर्माया करो, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूँगा। तुम्हारे ये गाल जो मुझे बिल्कुल लाल है ना, पागल कर रहे हैं।
उसने उसके गले पर हल्का सा किस दोबारा से किया। दोनों आँख बंद करके लेट गए थे एक दूसरे की बाहों में। ये शायद सुकून से भरा था। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ के कमरे में शुभ का मूड इतना ज़्यादा ख़राब था, वो चिढ़ा हुआ था। वो मन में सोच रहा था कि सच में विराज और जिया की शादी के लिए हाँ करके गलती तो नहीं की ना। कहीं ना कहीं वो जानता था कि अगर वो मौसा जी को मनाता तो वो मान जाते। शायद जिया के लिए अरमान ज़्यादा बेहतर था। वो उसे ज़्यादा प्यार देता बजाय इसके कि विराज उसके लिए कितना बेहतर है। तभी नवी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैंने ना तुमसे शादी करके गलती कर दी है। कल हमारी शादी हुई है और तुम मुझे पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हो, मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। यार क्या फ़र्क पड़ता है, हम पहले दोस्त थे, इसका मतलब क्या तुम मुझे भाव नहीं दोगे? मुझे भी तो पत्नी वाला ट्रीटमेंट चाहिए ना थोड़ा सा। शुभ उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहता है, यार तुम क्या हो, तुम पर मैं क्या ध्यान दूँ? कल रात हमारी शादी हुई, सुबह से तुम मेरी मम्मी से चिपकी हुई हो, तो मैं क्या करूँ? मैं तो हैरान हूँ कि मेरी माँ को तुमसे ज़्यादा प्यार है, मुझसे भी ज़्यादा। नवी हंसते हुए कहती है, माँ से चिपकी हुई हूँ क्या मतलब होता है? वो मेरी सास अभी बनी है, पर माँ तो मैं बचपन से कहती हूँ। और रही बात मेरी बनती है उनसे, तुम्हारा यह सड़ा सा मुँह लेकर नहीं घूमती रहती मैं। शुभ उसे तकिया मारते हुए कहता है, कल तक मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर आज मैं तेरा पति हूँ, थोड़ी तो इज्जत से बात कर लिया कर मेरे से। नवी वापस तकिया मारते हुए कहती है, तू रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ। शादी क्या हो गई तो मतलब इज्जत करो। इस बात पर शुभ को गुस्सा आ रहा था। नवी अभी बेड पर थी तो शुभ एकदम से ऊपर आ जाता है और कहता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं तुम हो गई हो बोलने के लिए। अभी बताता हूँ तुम्हें कि मैं कितना बड़ा हूँ तुमसे। असल में शुभ ने कहा था कि मेरी इज्जत करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो नवी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम बड़े, तुम्हारी शक्ल देखिए क्या। दोनों बदतमीजी से लड़ रहे थे। नवी एकदम से घबरा जाती है। उन दोनों के बीच कभी प्यार जैसा कोई रिलेशन नहीं था और शुभ का उसके करीब आना उसे अजीब सा लगता है। वो बचपन से लड़ते झगड़ते हैं, रोमांस का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। नवी उसे धक्का देते हुए कहती है, उठो मेरे ऊपर से, पागल कहीं के, मुझे नींद आ रही है। वैसे भी शादी के चक्कर में ज़रा भी नहीं सोई और ऊपर से तुम्हारे ये सुबह से मेहमान मुझे सोने भी नहीं देते हैं। शुभ उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए कहता है, पर मुझे नींद नहीं आ रही। तुम कहो तो हम कुछ और कर लें, जो मेरा मन कर रहा है, मैं तुम पर ध्यान ना दे लूँ। शुभ को मस्ती सूझ रही थी, वो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर आज नवी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। उसे अजीब सी भावना आई। नवी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। वो सोचती है कि ये क्या करने का सोच रहा है और कहती है, हटो मेरे ऊपर से, वरना मैं माँ को बुला दूंगी। शुभ उसे शरारत से देखते हुए कहता है, तुम ही तो चाहती हो कि मैं तुम पर ध्यान दूँ, और क्या माँ को इस हालत में हमें देखना चाहिए? अगर तुम बुलाना चाहती हो तो बुला सकती हो, वो भी हमें रोमांस करते हुए देख लेंगे। नवी को वो परेशान कर रहा था। शुभ का ऐसा वैसा कोई मन नहीं था। अभी तो वो खुद भी इस रिश्ते को समझने के लिए तैयार नहीं था। अभी तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो नवी से प्यार करता है या नहीं। वो कब इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने को तैयार होंगे। लेकिन नवी को यूँ शर्माता और नर्वस देखकर उसे मज़ा आ रहा था। उसके गाल कितने टमाटर जैसे लाल हो गए थे। वो उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, तुम ही तो चाहती हो मैं तुम पर ध्यान दूँ, तो मैं दे रहा हूँ यार। मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हें देखूंगा ना इस तरह। नवी को शर्माता देखकर उसकी हालत खराब थी। वो धक्का देकर कहती है, बेवकूफ़ एक नंबर के, हटो यहाँ से। उसे इस तरह देखकर तो शुभ हंसी से पागल हो गया। वो इतनी स्पीड से उस कमरे से भाग गई कि शुभ को समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ। वो हंसते हुए कहता है, एक ही दिन में बीवी का दिमाग आ गया इसमें। लगता है इसे छेड़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों में शादी करके कितना मज़ा आता होगा ना यार। ये रोमांस कितना टिपिकल है। दोनों ही एक दूसरे से पागलों की तरह बस लड़ते थे। उनमें रोमांस नाम का कुछ भी नहीं था और शुभ बस नवी को तंग कर रहा था। तो नवी इतना शर्मा रही थी तो शुभ को और भी ज़्यादा मज़े आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेल में मीडिया बहुत ही ज़्यादा बाहर जमावड़ा लगाकर खड़ी थी। बड़ी बड़ी हस्तियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। कमल सिंघानिया इस वक्त जेल में आराम से बैठा था। उसकी हालत ख़राब थी। कपड़े बुरी तरह से बिखरे पड़े थे। चेहरे पर घमंड था जो टूटा हुआ था। आंखों में बस विराज के लिए और जिया के लिए नफरत थी। तो वहीं कांता इंस्पेक्टर से बोल रही थी, मनाने की कोशिश कर रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया, बेल अभी तक मिली नहीं थी। वैसे उसने सारा इल्ज़ाम अपने पति पर ही डाल दिया था। विराज की तरफ से जो केस था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो वापस नहीं लेगा, और बेल अभी हो नहीं रही थी। पहले की बात होती तो कमल सिंघानिया बड़ी हस्तियों को जानता था, कोई ना कोई उसकी मदद कर देता। लेकिन फ़िलहाल कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि विराज सिंघानिया सीईओ पोस्ट पर बैठ गया था।
हर कोई उससे डर रहा था। उसने आते ही इतना बड़ा तहलका जो मचा दिया था। बड़े बड़े लोगों से आते ही पंगे ले लिए थे और फिलहाल कोई भी अपने स्कैंडल बाहर नहीं लाना चाहता था उसे फंसाकर। मीडिया को जब से विराज के बारे में पता चला था, हर कोई उसके आगे पीछे की ज़िंदगी को निकालने में लग गया था। तो वो इस वक्त अपने रूम के सोफे पर बैठा था। जिया फ्रेश होने गई थी। वो शर्म से लाल जो हो रही थी, इसलिए विराज को उसे समझाना पड़ा कि उन दोनों के बीच ये सब कुछ आम है, ये कपल्स करते हैं, उसे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जिया जब बाहर आई तो विराज नीचे फ़ोन करके खाना मंगवा लेता है, क्योंकि वो लोग डिनर करने नीचे नहीं जा रहे थे। वैसे तो वो लोग बाहर जाना चाहते थे, पर अभी बहुत ही ज़्यादा मीडिया उन दोनों के पीछे थी। जब वॉशरूम से बाहर आई तो बेड की तरफ चली गई। उसका दुपट्टा वहीं पड़ा था। उठाकर पहनने ही लगी कि विराज आवाज़ देते हुए कहता है, रूम में दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और शायद घर पर भी नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। जिया ने उसे गले में डालते हुए कहा, लेकिन हमें अच्छा लगता है दुपट्टा लेना। विराज बस मुस्कुरा दिया और हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। जिया बहुत ही नर्वस थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास आती है और वो उसे अपने पास बिठा लेता है। वो उसकी कमर में हाथ डाल उसे पास करते हुए कहता है, वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हनीमून का क्या प्लान है। जिया के गाल फिर से टमाटर जैसे हो गए। हनीमून? उसने ये सब मूवीज़ में देखा है। वो कंफ्यूज थी थोड़ी सी। विराज उसका कन्फ्यूज़न भरा चेहरा देखकर कहता है, तुमने सोचा नहीं इस बारे में कि हमें कहाँ जाना है? क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ है कि उसे लग रहा था जिया इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। विराज की ज़िंदगी जैसे फास्ट मोड पर ना चल रही हो वैसी थी। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, हर चीज़ बहुत ही जल्दी। उसका चेहरा कन्फ्यूज़न से तो भर ही जाएगा ना। उसे इस तरह देखकर तो विराज का दिल हंसने का किया। उसने मन में सोचा, ये कितनी बेवकूफ़ है, पूरी झल्ली है झल्ली। उसने जल्दी से उसके नाक को पिंच करते हुए कहा, मैंने अभी बिज़नेस टेक ओवर किया है, तो फ़िलहाल कहीं भी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारा घूमने का मन है तो मुझे बता दो। जिया उसे अपने बारे में सोचता देखकर मुस्कुराकर कहती है, अभी नहीं, अब अगले महीने मेरे एग्ज़ाम है, हम कहीं नहीं जा पाएंगे, अभी पढ़ाई पीछे हो जाएगी फिर। विराज को याद आया कि पिछली ज़िंदगी में तो जिया की पढ़ाई उसके ससुर ने छुड़वा दी थी, क्योंकि उसकी सास को पसंद ही नहीं था कि बहू पढ़ने जाए। वो तो घर की नौकरानी बना कर ले आए थे। शादी जितनी जल्दबाजी में हुई थी कि उसी हिसाब से उसे जीना पड़ा। उसे याद था कि जिया की शादी के बाद सब कुछ बदल सा गया था। एक ही दिन में वो बिल्कुल अजीब सी लड़की बन गई थी, एक हाउसवाइफ। उसने खुद को वैसे ही ढाल दिया, जो पहनने को मिलता पहन लेती, जो खाने को मिलता खा लेती। सास ससुर के ताने के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। विराज अपनी सोच में गुम सा हो गया कि तभी उसके कानों में जिया की आवाज़ आई, जो उसे देखकर कहती है कि आप कहाँ क्या सोच रहे हो। विराज बार बार अपने अतीत के पन्नों को याद कर इमोशनल सा हो जाता था। उसे डर लगता था वो सोच सोच कर। जिया ने पिछली ज़िंदगी में कितना कुछ सहा था। विराज ने वादा किया था कि इस वक्त वो जिया को ज़िंदगी की हर खुशी ला कर देगा, और हमेशा भी। पर वो प्यार से कहता है, हम कुछ वक्त बाद घूमने जाएंगे, बिज़नेस हैंडल कर लूँगा, फ़िलहाल मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। तुम अपनी पढ़ाई में कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। जिया ने बस हाँ कह दिया। दोनों ने अपना खाना खाया। टाइम कब निकल गया विराज को पता ही नहीं चला। हल्का फुल्का खाना ही खाया था क्योंकि जिया को बुखार था। जिया ने अपनी मेडिसिन ली और सोने चली गई। उसे सच में बहुत थकावट थी। 2 रातें लगातार जागे थे। एक तो उस दिन जो तमाशा हुआ, उसके बाद शुभ की शादी। वो बिल्कुल नहीं सोई थी। शुभ की शादी से पहले तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी खुद की शादी हो जाएगी। उसकी नींद तो जैसे उड़ गई थी। वहीं ऑफिस में सरिता जी बैठी हुई थी। सामने साहिल बैठा था, जो कन्फ्यूज़न से उन्हें देख रहा था। सरिता जी देखकर कहती हैं, मैं चाहती हूँ विराज का साथ तुम दो, आगे चलकर उसे बिज़नेस संभालना है। अभी से अगर तुम विराज को सपोर्ट करोगे तो अच्छा होगा, और मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। वैसे भी विराज के बहुत सारे लोग हैं जो हमने हायर किए हैं, पर मुझे पता नहीं वो क्या सोच रहा है। मुझे उसकी चिंता है, क्योंकि भरोसे वाले लोग इतनी जल्दी नहीं मिलते। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? साहिल थोड़ा सा परेशान होकर कहता है, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। पर वो मानेगा क्या? क्योंकि इस वक्त उसे अलग ही मोड़ पर वो चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई और ही है। मैं किसी नए ही विराज से मिल रहा हूँ। मैं तो खुद भी उसे समझ नहीं पा रहा। दिन दिन से वो बिल्कुल अजीब बातें कर रहा है। वो बिल्कुल चेंज हो चुका है।
वो किसी भी बात पर थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, उसे गुस्सा भी आता है और वो अलग बिहेव करता है। वो बदला बदला सा है। इतना कहकर वो हंसने लगा, लेकिन वो फिर से कहता है, पर जिया के लिए उसका पागलपन और उसकी मोहब्बत और जुनून देख कर ना मैं थोड़ा सा अजीब महसूस करता हूँ। उसकी आंखों में उदासी भी है। वो सरिता जी कहती हैं, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे खुद विराज बहुत ही बदला हुआ लग रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, पर उसने 3 दिनों में पूरी काया पलट दी है। मोनिका और कार्तिक अपने शोरूम में पहुंचे क्योंकि उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उन्होंने इस मॉल को बहुत ही मेहनत से खड़ा किया था। कार्तिक काफ़ी खुश था। वो मोनिका उसे देखकर हंसते हुए कहती है, आज ज़्यादा ही खुश लग रही हो। विराज सीईओ बना इसलिए इतने खुश हो कि विराज ने चाचा जी को उनकी गलतियों की सज़ा दे दी। तो मोनिका उसे देखकर कहती है, इतने खुश नज़र आ रहे हो मैं मानती हूँ, पर विराज को अक्ल आ गई है। पर थोड़ा अजीब नहीं है, 3 दिन में वो इतना बदल गया। कोई इतना कैसे बदल सकता है सिर्फ 3 दिन में। कार्तिक खिड़की से बाहर शहर की चहल पहल देखते हुए कहता है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर वो मैच्योर इंसान बन गया है। आज जो मैं विराज में देख के आया हूँ वो बिल्कुल अलग था। जो छोटी छोटी बातों पर हाइपर होता था वो अब वो नहीं होता। तुम यकीन मानो, चाचा जी की इतनी बकवास सुनने के बाद भी वो कितनी मिस्टीरियस स्माइल दे रहा था। मुझे लगा मैं किसी और इंसान को देख रहा हूँ। कंपनी के अंदर इतने घपले हो रहे हैं, इतने धोखेबाज लोग हैं, मुझे पता ही नहीं चला। पर मैं खुश हूँ कि डैड की कंपनी को उसने बचा लिया। डैड के जाने के बाद वो पत्थर था, सिर्फ पत्थर दिल इंसान जिसमें जान आ गई है अब। पता नहीं इन दिनों में क्या क्या हुआ है, पर आज का विराज बिल्कुल अलग था। मैं किसी अलग विराज से मिलकर आया हूँ। ऐसा लगा जैसे एक अलग सा रुतबा था उसमें, अलग सी पहचान थी उसमें। अब इन दोनों को नहीं पता था ना कि विराज सच में बिजनेस को संभाल कर आया था। पिछली ज़िंदगी में पूरे 5 सालों तक वो सीईओ पोस्ट पर बैठा था। उसने अपना प्यार खो दिया, अपने परिवार को मरते हुए देखा, और उसका अंत कितना दर्दनाक था। जिया के सोने के बाद वो लैपटॉप लेकर बैठ गया। अपने असिस्टेंट को ढूंढ रहा था, सिद्धार्थ, जो भरोसे का आदमी था और उसी की वजह से वो सिद्धार्थ पर डिपेंड कर सकता है। पिछली ज़िंदगी में सिद्धार्थ एंड तक उसके साथ था। उसने उसे हर धोखे से बचाया। विराज ने अपनी पूरी सिक्योरिटी चेंज कर दी क्योंकि वो जानता था इस घर में जितने भी लोग थे वो सब लोग नकली थे। उसने अपनी सिक्योरिटी पूरी एक नई एजेंसी से हायर कराई जो आगे चलकर उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। ये सब कुछ उसने प्लान किया। एक इंसान को ढूंढा जो बहुत ही ज़्यादा भरोसे के लायक था, और जिस एजेंसी के साथ उसने कोलैबोरेट किया उसका मालिक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है। विराज को पता था और इसी बात का वो फ़ायदा उठाएगा, उसे दोस्त बनाएगा और आगे जाकर वो दोस्त उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास इंसान बन जाएगा। उसे एक लड़की को भी ढूंढना है जो पिछली ज़िंदगी में उसकी बहन थी, 5 सालों तक उसके साथ थी। अनन्या। अनन्या मिश्रा धोखे की वजह से अपनी जान देने जा रही थी, पर विराज ने उसे बचा लिया और इंडिया ले आया। आगे क्या होगा जानते रहेंगे अगले भाग में।